नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम पारिस्थितिक तंत्र के फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो यह हमारा फंक्शन से मतलब है कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र चलायमान अर्थात गतिशील रहता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के चलायमान अथवा गतिशील बने रहने के लिए उस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत उसके जैवीय घटकों में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह तथा खनिज पदार्थों का परिचक्रण होना अति आवश्यक है। इन दो महत्वपूर्ण परिपथों का सुचारू रूप से चलायमान होना एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही महती आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस ऊर्जा प्रवाह को हम खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के रूप में समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इसका महत्वपूर्ण फंक्शन है इकोसिस्टम का, वो है खनिज पदार्थों का परिचक्रण। यानी किस प्रकार से खनिज पदार्थ इस पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्त्रोतों से होते हुए पुनः अपघटों के द्वारा वापस मृदा में मिला जाते हैं और वहां से वापस पुनः जो उत्पादकों द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण फंक्शन है जो ऊर्जा प्रवाह, उसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला में खाद्य के स्तर अर्थात विभिन्न प्रकार के हमें जो पोषक स्तर देखने को मिलते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत प्रत्येक कड़ी पर, प्रत्येक स्तर पर जो जीव होते हैं वह जीव मिलकर के उस पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हरे पादप होते हैं वो उत्पादक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बढ़ाते हैं। ये पौधे उत्पादक होने के साथ साथ इन्हें प्रथम पोषण स्तर कहते हैं, फर्स्ट ट्रोपिक लेवल, या फिर हम इसे जो प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। अब इन प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर अन्य शाकाहारी जीव जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, ये है जो द्वितीयक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। और इन पर निर्भर यानी हर्बीवोर्स पर निर्भर जो होते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो कार्निवोर्स होते हैं उनको हम थर्ड ट्रोपिक लेवल और सेकेंडरी को हम फोर्थ ट्रोपिक लेवल। इस प्रकार से यहाँ पर इस पिक्चर के अंतर्गत हम 4 पोषण स्तर को देख रहे हैं। खाद्य श्रृंखला प्रकृति में जीवों द्वारा, विभिन्न जीवों द्वारा खाने व खाए जाने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।
विभिन्न जैविक घटकों द्वारा अपना पोषण प्राप्त करने की इस व्यवस्था क्रम को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 कड़ियां पाई जाती है। यहां 3 से 4 कड़ियों से मतलब हमारा पोषण स्तर। मुख्य रूप से हमें प्रकृति में 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले है शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला और दूसरी है अपृद्धि खाद्य श्रृंखला। अब हम इन खाद्य श्रृंखलाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहले है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इस श्रृंखला का जो आरंभ है छोटे पौधों से होता है तथा छोटे जंतुओं से होते हुए अंत में बड़े जंतुओं की ओर पहुंचती है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस फूड चेन में उत्पादक जो आकार में छोटे पौधे हैं उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर जैसे चूहे बड़े हैं, उनसे बड़े हैं जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर सांप वगैरह है, और उनसे बड़े हैं जो पक्षी जो टर्सरी कंज्यूमर है। इस प्रकार से परभक्षी खाद्य श्रृंखला में निरंतर पोषण स्तरों पर आगे बढ़ते जाते हैं तो है जो परभक्षियों की आकार में वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देती है। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है वो है परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला उत्पादकों अर्थात पौधों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों से गुजरती हुई छोटे जीवों तक पहुंचती है। यानी कहने का मतलब है जिस तरह से हमने देखा था कि शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला के परभक्षी श्रृंखला के अंतर्गत जीवों के आकार में क्रमशः पोषण स्तर बढ़ने के साथ में आकार वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर उसका है जो आपको उल्टा देखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो एक पैरासिटिक फूड चेन है जिसके अंतर्गत आप देख लो जानवरों पर जैसे जेब्रा है, जेब्रा पर पैरासाइट्स है, नेमेटोड्स है, निमोटोड्स के ऊपर फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ठीक है ना, और फिलामेंटस बैक्टीरिया के ऊपर कई प्रकार के वायरस बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पैरासिटिक फूड चेन के अंतर्गत ज्यों ज्यों पोषण स्तर आगे की ओर बढ़ता है त्यों त्यों पैरासाइट्स की साइज कम होती जाती है। अब दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है महत्वपूर्ण है वह है अपरदी खाद्य श्रृंखला। इस खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ पौधों तथा जंतुओं के मृत व छड़े गले शरीर एवं कार्बनिक पदार्थों से होता है। इसके बाद श्रृंखला कवक और जीवाणु इत्यादि सूक्ष्म जीवों की अग्रसर होती है। ये सभी सूक्ष्म जीव अपना भोजन अर्थात ऊर्जा मृत जीवों के कार्बनिक अवशोषण से प्राप्त करते हैं। अपरदी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट्राइटस फूड चेन, जिसको हम अपरदी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। यहाँ पर अपरद के रूप में मतलब पेड़ पौधों की टहनियाँ पत्तियां जो भी है मृत पादप पदार्थ, उनको है जो इन मृत कार्बनिक पदार्थों को अपरद बोलते हैं, उनको खाने वालों को अपरदहारी। और ज्यों ज्यों ये अपरद खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती है पोषण स्तर पर त्यों त्यों है जो इनके पोषण स्तर के
सदस्यों का आकार है जो बड़ा होता जाता है। यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को डेट्राइटस बोलते हैं, इनके ऊपर जीवित रहने वाले जीवों को प्राइमरी अपृदहारी और उनके ऊपर आश्रित को बोलते हैं द्वितीयक अपृदहारी। खाद्य जाल, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत कोई खाद्य श्रृंखला एक दिशा में नहीं चल करके एक सर्वोच्च उपभोक्ता के लिए कई सारे है जो ऑप्शंस हो सकते हैं। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक उपभोक्ता के लिए, एक सर्वोच्च उपभोक्ता के लिए विभिन्न प्रकार के पोषण स्तरों से वो अपना अगर भोजन प्राप्त कर सकता है, तो इस प्रकार के अवसरों के कारण उस उपभोक्ता के लिए भोजन प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलकर के इस प्रकार का जो नेटवर्क बनाती है, जो जाल बुनती है, इस जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल से जीवों को ये फायदा होता है कि उन्हें अपना आहार प्राप्त करने के अत्यधिक विकल्प प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ एक पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व के लिए खाद्य जाल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा एक खास विलुप्त हो रही प्रजाति को सुरक्षित अर्थात बचने के लिए भी ये खाद्य जाल है जो उसे एक विकल्प प्रदान करता है। इस उपरोक्त चित्र के अंतर्गत एक घास पारिस्थितिकी तंत्र दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत आप 5 खाद्य श्रृंखलाएं देख रहे हैं। प्रथम खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करें तो जो घास है, घास को ग्रासहोपर को लिजार्ड और लिजार्ड को है जो बाज भक्षण कर रहा है। दूसरी खाद्य श्रृंखला में आप देख रहे हो बाज सीधा है जो ग्रासहोपर पर अटैक कर रहा है। तीसरी खाद्य श्रृंखला में आप देख रहे हो घास को है जो रेबिट और रेबिट को है जो बाज। और चौथी खाद्य श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि बाज है जो सीधा चूहे पर अटैक कर रहा है। और अंतिम खाद्य श्रृंखला में आप देख रहे हो चूहे को है जो सांप खा रहा है, सांप को है जो बाज खा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सर्वोच्च उपभोक्ता है बाज के लिए है जो 5 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद है। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होगी, वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अधिक है जो सुदृढ़ और स्थायित्व वाला होगा। पारिस्थितिकीय स्तूप, प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञानी चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप या पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोष स्तरों का ध्यानपूर्वक अगर अवलोकन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि पोष स्तर उत्तरोत्तर रूप से एक के एक बाद सोपानों में व्यवस्थित होते हैं। यदि प्रथम पोष स्तर को आधार मानकर विभिन्न पोष स्तरों का उत्तरोत्तर क्रम में एक रेखा चित्र तैयार किया जाए तो परिणाम स्वरूप एक पिरामिड जैसी स्तूपाकार संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार निर्मित संरचना को हम पिरामिड कहते हैं। अगर हम इस प्रकार के ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण पारिस्थितिकीय आंकड़ों को निरूपित करने के लिए करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें जो संरचनाएं प्राप्त होती है वो संबंधित उस पैरामीटर के संदर्भ में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अब हम पारिस्थितिकी जो स्तूप होते हैं ये 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है जैव संख्या स्तूप। जैव संख्या स्तूप जो होते हैं इसके अंतर्गत आप देखोगे तो इसके आधार भाग की ओर उत्पादक होते हैं और उसके ऊपर की तरफ विभिन्न पोषण स्तरों पर
अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ता देखने को मिलते हैं और सबसे ऊपर की तरफ है जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। तो वन पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप देखोगे तो हमें पारिस्थितिकी स्तूप हमेशा सीधा देखने को मिलता है, अर्थात जैव संख्या की हम बात करते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर, तो उत्पादक है जो संख्या में अधिक होते हैं और उन पर निर्भर रहने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और अंतिम अथवा सर्वोच्च उपभोक्ता वो संख्या में उनके अंदर धीरे धीरे पोषण स्तर बढ़ने के साथ कमी आती जाती है। तो इस प्रकार से हमें जो जो स्तूप प्राप्त होता है वो सीधा दिखाई देता है। दूसरा है वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जैव संख्या का जो स्तूप है वो एक सामान्य वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, या फिर हम बात करें घास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, जैव संख्या स्तूप सदैव सीधे होते हैं। लेकिन अगर वृक्ष को हम एक पारिस्थितिकी तंत्र मान ले तो उस स्थिति में हमें ये जैव संख्या स्तूप उल्टा दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कई सारी है, एक एक वृक्ष एक सिंगल है, उसके ऊपर कई सारे पक्षी निवास करते हैं और उन पक्षियों के ऊपर कई सारे है जो पैरासाइट्स है ना, जिसे उनके अंदर जो जुएं वगैरह इस तरह से अन्य कई प्रकार के जो माइट्स वगैरह होते हैं, और उनके ऊपर पैरासाइट्स के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स है जो जीवन व्यापन करते हैं। तो इस प्रकार से ज्यों ज्यों आप पोषण स्तर पर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों जीवधारियों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हमें जैव संख्या का जो स्तूप प्राप्त होता है वो उल्टा प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो जैव भार का स्तूप, यानी अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार के बायोमास के आंकड़ों को अगर अलग अलग पोषण स्तर पर निरूपित किया जाए तो जो हमें स्तूप प्राप्त होता है उसे जैव भार स्तूप कहते हैं। और घास स्थल के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर हम जैव भार की बात करें तो प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव भार आगे से आगे कम होता जाता है। उत्पादक जिनका जैव भार संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की तुलना अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्पादों का जैव भार अधिक होता है। इन उत्पादों के ऊपर निर्भर प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात द्वितीय पोषण स्तर के जीवों का जैव भार उनसे कम होता है और तृतीय पोषण स्तर के जीवों का जैव भार द्वितीयक से कम होता है और अंतिम अथवा सर्वोच्च उपभोक्ता जो की संख्या में बहुत कम होते हैं उनका जैव भार सबसे कम होता है। इस प्रकार से घास स्तर के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो जैव भार का जो स्तूप प्राप्त होता है वो हमें सीधा स्तूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अगर हम जैव भार स्तूप का निर्माण करें तो यहाँ पर हमें जो घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के तरह सीधा स्तूप नहीं बन करके इसका विपरीत अर्थात उल्टा स्तूप बनता है, यानी इसका जो उत्पादक हिस्सा है वो है जो संपूर्ण एरिया के क्षेत्र में, अगर पौंड की बात करें या झील की बात करें तो संपूर्ण उस झील के क्षेत्र के संदर्भ में उनका जो जैव भार है वो बहुत कम होता है। और इन जैव भार यानी जो पादप प्लवक या जूम प्लैंकटॉन्स जो भी है जो उस झील के उत्पादक होते हैं उन पर आश्रित रहने वाली जो छोटी मछलियां हैं उनका जैव भार उनसे अधिक होता है। और इन छोटी मछलियों का भक्षण करने वाली जो बड़ी मछली है, शार्क है इत्यादि है, उनका जैव भार इन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से एक तालाब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमें उल्टा जैव भार का स्तूप प्राप्त होता है। तीसरी जो पारिस्थितिकी स्तूप के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है ऊर्जा स्तूप। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा स्तूप हमेशा सीधे होते हैं। ऊर्जा स्तूप कभी भी है जो पारिस्थितिकी तंत्र में आपको इन्वर्टेड अर्थात उल्टा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि
कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, उसके अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादकों से शुरू होता है और उसके बाद में विभिन्न स्तरों से होता हुआ वो सर्वोच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस पारिस्थितिक तंत्र में जो विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का जो भोजन का स्रोत है वो उत्पादकों से ही शुरू होता है और उत्पादक सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं। इसलिए जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब स्थानांतरण होता है ऊपर के लेवल की तरफ एक, है ना, तो अधिकतर ऊर्जा का ह्रास हो जाता है हीट के रूप में। इसके फलस्वरूप ज्यों-ज्यों ऊर्जा का अपने उच्चतर स्तर की ओर अभिगमन होता है तो ऊर्जा की हानि होती रहती है और अंत में आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, अंत में ऊपर की तरफ जब जाते हैं सिर्फ 0.01% ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, अर्थात ऊर्जा का प्रत्येक स्तर पर है जो ह्रास होता रहता है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का स्तूप है वो हमें हमेशा सीधा ही दिखाई पड़ता है। अब है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को हम समझने के लिए ओडम के द्वारा 1963 में एक प्रारूपिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा प्रवाह का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ओडम द्वारा एक प्रारूपिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा के संदर्भ में कि किस प्रकार से एक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, उन्होंने पोष स्तर को यहाँ पर आप देख रहे हो कि बॉक्स में दर्शाया है, जबकि जो नलियां आपको दिखाई दे रही है ये पोष स्तरों के बीच में उनके कनेक्शन अर्थात ऊर्जा के प्रवाह और निकास को दर्शा रही है। इस मॉडल के अनुसार उत्पादकों अर्थात हरे पौधों को कुल 3000 कैलोरी सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो यहाँ पर। जो आप है जो यहाँ पर देख रहे हो 3000 कैलोरी सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इनमें से अनुमानतः 50% हिस्सा यानी 1500 किलो कैलोरी ही अवशोषित हो पाता है, बाकी सारा है जो व्यर्थ चला जाता है। तो इस अवशोषित मात्रा में से भी केवल 1% हिस्सा अर्थात 15 किलो कैलोरी ही प्रथम पोष स्तर पर भोजन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। प्रथम श्रेणी के वे शाकाहारी उपभोक्ता जो इन हरे पौधों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हुए अपने शरीर में इसका केवल 10% अर्थात 1.5 किलो कैलोरी ही 1.5 किलो कैलोरी वही ऊर्जा को संचित कर पाते हैं और इसके बाद इन शाकाहारियों का भक्षण करने वाले मांसाहारी उपभोक्ता केवल 0.15 किलो कैलोरी ऊर्जा का ही संचय कर पाते हैं। इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में एक पोष स्तर को प्राप्त कुल ऊर्जा में से सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, अपितु इसका अधिकांश हिस्सा बिना उपयोग किए ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किसी भी पोषण स्तर पर जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उस ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही अगले पोष स्तर पर संचारित होता है या फिर प्रवेश करता है। बाकी 90% जो उसका हिस्सा है ऊर्जा का वो अगले पोष स्तर में प्रवेश करने से पहले ही हीट या अन्य किसी रूप में है जो व्यर्थ हो जाता है। धन्यवाद।